I am Dr. Tarun Verma. I am working as an assistant professor in Department of Orthopedics in Medical College, Baroda, and associated Sir Sayaji Rao General Hospital in Baroda, Gujarat. Today, I'll be giving a talk on osteoarthritis of knee. This talk will be more or less patient-oriented, and I won't be going into too much technical details, and I will keep it simple. So, first of all, I will talk about knee joint. जो हमारा घुटने का जॉइंट है उसमें 3 बोन्स आती है, 3 हड्डियां आती हैं। एक ऊपर की हड्डी जिसे फीमर बोलते हैं, एक नीचे की हड्डी जिसे टीबिया बोलते हैं, और एक आगे जो हड्डी होती है जिसे नी कैप बोलते हैं, पटेला। इन 3 बोन्स को मिला के हमारा नी जॉइंट बनता है, और ये एक हिंज टाइप ऑफ जॉइंट है। जैसा कि हमारे दरवाजे होते हैं हिंज टाइप ऑफ जॉइंट, उनमें 2 मूवमेंट होती है, वो खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, हिंज जॉइंट। घुटने के जॉइंट में जो हड्डियां हैं उनके ऊपर कवरिंग होती है, उस कवरिंग सरफेस को हम कार्टिलेज बोलते हैं। जो कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज, उसका काम क्या होता है, वो हमारी नी जॉइंट को एक बेसिकली स्मूथनेस देती है और मूवमेंट स्मूथली, फ्रीली, विदाउट पेन होती है। उसके अलावा हमारे जॉइंट के अंदर एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं उसको हम। वो एक तरह से ग्रीस की तरह काम करता है, और वो भी हमारी जो नी जॉइंट की मूवमेंट है उसे स्मूथनेस देता है और नी जॉइंट की हेल्दी फंक्शन में हेल्प करता है। दूसरी चीज ये आती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हमारी नी जॉइंट की कवरिंग है, कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज में वियर एंड टियर होता है, वो कार्टिलेज घिस जाती है, घिसार भी बोलते हैं इसको, घुटने के जॉइंट का घिस जाना। और उसके घिसने के बाद जो नीचे की हड्डी है, बोन है, सबकॉन्ड्रल बोन, वो बोन्स आपस में टच में आ जाती हैं और मूवमेंट होने पे वो घिसती हैं, एंड उसके वजह से पेन आता है और मूवमेंट कम हो जाती है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एक डीजनरेटिव एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो एज के साथ डीजनरेशन, तो वेयर एंड टियर, जैसे कार एक गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसका इंजन पुराना हो जाता है, वैसे ही अपना घुटने का जॉइंट भी जब एज के साथ चलते 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 उसमें घिसार हो जाता है, उसे एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये आपको, मुझको, सबको आना है। किसी को थोड़ा अर्ली आता है, किसी को थोड़ा लेट आता है, 40s, 50s, 60s, 70s, पर हर किसी को ये चीज होनी है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सिम्टम जो यूजुअली होता है पेशेंट को, वो तकलीफ रहती है कि हमारे घुटने में चलने फिरने पे पेन होता है, और आराम करने पे कम हो जाता है, चलने फिरने पे दर्द होता है। और दर्द का जो लोकेशन है वो भी थोड़ा टिपिकल होता है। इनिशियली घुटने के अंदर की तरफ पेन होता है, घुटने के अंदर की तरफ इनिशियली पेन आता है, और यूजुअली वो पहले जो पेन की तकलीफ आती है उसके बाद पेशेंट को दूसरी तकलीफ होती है कि मूवमेंट कम हो गई है। अब नॉर्मल इंसान जब घुटना मूव करता है वो 0 डिग्री से 140, 145, 150 डिग्री तक चले जाता है इंसान का घुटना, पर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो घुटने की मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है। इनिशियली जो टर्मिनल मूवमेंट है, लास्ट की मूवमेंट है, उसमें पेशेंट को पेन होता है। जब घुटना मोड़ने जाते हैं तो पूरा नहीं मुड़ता, जो पहले किसी घुटने में आए जब दूसरे घुटने से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम मुड़ता है। और तीसरा सिम्टम आता है वो ये आता है कि घुटना मूवमेंट करने पे कड़ कड़ आवाज आती है, तो वो एक कंप्लेंट रहती है पेशेंट की। जब तकलीफ घुटने का घिसा और बढ़ जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस और आगे के ग्रेड्स में, स्टेजेस में आए, तो मूवमेंट काफी कम हो जाती है और डिफॉर्मिटी आ जाती है, घुटना मुड़ जाता है, थोड़ा अंदर की तरफ घुटने मुड़ जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं उसको, घुटना सीधा नहीं होता पूरा, सिर्फ डिफॉर्मिटी बोलते हैं। कभी कभी बहुत एडवांस स्टेज में जाए जब, तो घुटने की मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है, और कई बार कुछ लोगों में उसी मुड़े हुए घुटने में चलने फिरने पर स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाता है, घुटने में अंदर की साइड और फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो उसका इलाज फिर आगे और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब भी घुटने में ऐसी तकलीफ आए तो ऑब्वियसली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को या डॉक्टर को, फिजिशियन को, फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। पर ये कोविड टाइम में लोग आजकल टेली कंसल्टेशन भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, एंड लोग कई, इट इज गुड कि हमें थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज हो और इंफॉर्मेशन हो, तो बेसिक चीजें, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज इंसान घर पे शुरू कर सके। तो ये सारी चीजें भी बातें मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि अगर ये तकलीफ आती है तो एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करने की और किन चीजों का ध्यान रखने का। तो यूजुअली अगर डॉक्टर के पास जाते हैं
तो डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेगा और हम मूवमेंट चेक करते हैं, कहाँ पेन हो रहा है, कैसा चलने फिरने में कितना दर्द है वो देखते हैं। एंड एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में भी वेट बेरिंग फिल्म स्टैंडिंग एक्सरे कराते हैं तो उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। घुटने का स्टैंडिंग एक्सरे सामने से एंट्रोपोस्टीरियर और साइड से लेटरल व्यू। उस एक्सरे में हमें ये देखने को मिलता है कि जो घुटने का जॉइंट स्पेस है वो कैसा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जॉइंट स्पेस है कम हो जाता है। पहले वो जो अंदर की तरफ जो जॉइंट है मीडियल कंपार्टमेंट, वहां का जॉइंट स्पेस कम हो जाता है और धीरे 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 वो जॉइंट स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है और दोनों हड्डियां आपस में टच में आ जाती हैं एडवांस स्टेज में। दूसरी चीज जो देखने को मिलती है वो घुटने की जो हड्डियां उसके आसपास हड्डी निकली मिलती है चोंच की तरह, ऑस्टियोफाइट बोलते हैं उसको। वो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जो अपनी बोन सरफेस है कार्टिलेज हटने के बाद वो टच में आती है और उसकी वजह से पेन होता है, तो उसके लिए बॉडी का एक रिएक्टिव प्रोसेस है, वो नई बोन बना लेती है। और जब बहुत सारी हड्डी बन जाती है, बहुत सारे ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं, तो वो मूवमेंट को और कम कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसके अलावा एमआरआई भी एक इमेजिंग मोडालिटी है जिसमें हमें कार्टिलेज का वियर दिखता है कि और घुटने में और जो अपने घुटने के मेनिस्कस होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर और लिगामेंट्स होते हैं, उनमें भी क्या क्या तकलीफ है वो भी हमें पता लगती है। पर मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो डायग्नोसिस है वो एक्सरे पे ही हो जाता है। जो एकदम अर्ली स्टेजेस हैं उनमें हो सकता है एक्सरे में बदलाव ना है, उनमें फिर एमआरआई में बदलाव पता लगते हैं अपने को। अब आगे हम अगर इलाज की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो इलाज है वो पेशेंट के सिम्टम्स और एक्सरे में और एमआरआई में जो घुटने का स्टेटस है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी ट्रीट पेशेंट, वी डोंट ट्रीट इमेजिंग, वी डोंट ट्रीट एक्सरेज। सो पेशेंट के सिम्टम्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर एक्सरे में घुटने की कंडीशन कैसी भी हो, अगर पेशेंट इज फाइन, ही इज डूइंग फाइन, ही इज वॉकिंग कंफर्टेबली एंड विद मिनिमल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन, इन दैट केस ऑब्वियसली हम पेशेंट को बस कुछ मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी एडवाइस करेंगे। एंड इसके अलावा अगर घुटने एडवांस स्टेज का डिजीज है, आर्थराइटिस बहुत ज्यादा है, पेशेंट को तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ एडवाइस करते हैं। इसमें कई सारे ग्रेडिंग्स आते हैं, कैलग्रेन लॉरेंस ग्रेडिंग एंड एल्बेक ग्रेडिंग, पर मैं इन ग्रेडिंग्स के डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो सारी चीजें तो हमें ऑनलाइन में मिल जाएंगी। बहुत बेसिक में ऐसा है कि अर्ली स्टेजेस ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, उनमें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दवाइयां और फिजियोथेरेपी इस तरफ जाते हैं। एंड एडवांस स्टेज ग्रेड 3, ग्रेड 4, उसमें हम सर्जरी की तरफ सोचते हैं। पर अगर पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेडिकल मैनेजमेंट की जहां तक हम बात करें तो उसमें पेन किलर्स आते हैं, दवाइयां, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, तो बहुत वैरायटी की दवाइयां अवेलेबल हैं। पैरासिटामोल पैरासिटामोल आएगा, डाइक्लोफेनेक आएगा, एसिक्लोफेनेक आएगा, कीटोरोलैक आएगा और निमेसोलाइड आएगा, निमेसिन, और उसके अलावा ओपियोइड्स आते हैं, ट्रामाडोल। ये सारे मेडिकेशंस जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रिस्क्राइब हम करते हैं, पर इन मेडिकेशंस का हम सोचे कि इन मेडिकेशन से हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बस जब पेन ज्यादा हो तो मेडिकेशंस लेने के ऐसा हमारा एडवाइस रहता है। पर दवाइयां भी पूरे साल हम हर दिन ले जा रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। जैसे एनसेड्स जो होते हैं, डाइक्लोफेनेक, मेडिकेशंस बहुत कॉमनली लेते हैं, वो हम हर दिन अगर ले, हाई डोज पे ले, पूरे साल लेते रहे तो उसका भी हमारे किडनी पे खराब असर पड़ सकता है। और जो ये ओपियोइड्स है, ट्रामाडोल हो गया और पैचेस हो गए, इन सब का भी अगर हम रेगुलर बेसिस पे हर दिन लिए जा रहे हैं, सालों साल लिए जा रहे हैं, उनका भी हेल्थ पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट आ सकता है। तो मेडिकेशंस का रोल शॉर्ट टर्म के लिए है, रेस्क्यू के लिए। जो दूसरे कुछ मेडिकेशन जो अपने कार्टिलेज के कंटेंट है और जो साइनोवियल फ्लूइड का कंटेंट है, ग्लूकोसामिन सल्फेट, डायंसरिन, इसके कंटेंट वाले मेडिकेशंस भी आते हैं, उनसे भी कई पेशेंट्स को काफी रिलीफ मिलता है। तो इट इज ऑल्सो वर्थ अ ट्राई कि हम ये मेडिकेशंस भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि उससे उन्हें रिलीफ मिले। उसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, फिजियोथेरेपी। हमारा जो घुटने का जॉइंट है उसके आसपास के जो मसल्स हैं, आगे क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, उन मसल्स की स्ट्रेंथ अगर अच्छी रहेगी तो घुटने की हेल्थ और घुटने का फंक्शन अच्छा रहेगा, घुटने पे लोड कम आएगा। तो ये जरूरी है कि वो मसल स्ट्रांग हो।
उन मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए और घुटने की मूवमेंट जितनी अच्छी रहे उसके लिए जो एक्सरसाइजेस जरूरी हैं, उन एक्सरसाइजेस को भी मैं ब्रीफ में लास्ट में एक इंसान के ऊपर करके बताऊंगा, जिससे कि आप वो घर पे फॉलो करके आप वो एडवाइस फॉलो कर पाए। कुछ एक्टिविटीज है जो अवॉइड करनी पड़ती है, जिसमें कि पहला आता है आलती पालती मार के नीचे बैठना। तो आलती पालती मार के नीचे नहीं बैठना चाहिए, कुर्सी पे बैठना प्रेफर करना चाहिए। दूसरा उकड़ू बैठना, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, उस मूवमेंट में भी घुटने में जो आर्थराइटिस है उसका पेन ज्यादा होता है और वो उसका जो प्रोग्रेशन है वो तेजी से हो सकता है, तो वो मूवमेंट भी अवॉइड करने की वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने की। जब हमारे पास स्टेयर्स का ऑप्शन है और लिफ्ट का ऑप्शन है तो इट इज गुड टू टेक द लिफ्ट। जहां तक वॉकिंग की बात है, कई बार पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि ये जब एज रिलेटेड डिजीज है, घुटने का घिसार है, तो फिर हमें वॉक नहीं करना चाहिए, वॉक करने से तो घिसार बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वॉकिंग भी जरूरी है। बेसिक वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, इट इज गुड। जितना आप टॉलरेट कर सके उतना वॉक करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। और उसके बाद जो आगे की बातें हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट, वो भी पेशेंट के सिम्टम और पेशेंट के ग्रेड पे डिपेंड करता है। जो अर्ली ग्रेड ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें हमारे पास अच्छा ऑपरेशन से पहले भी इंजेक्शन भी आते हैं। इसमें घुटने के अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन या पीआरपी से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, वो इंजेक्शन भी ट्राई किए जाते हैं। जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में, उनके रिजल्ट्स भी कई पेशेंट्स में अच्छे रहते हैं। कई लोगों को 6-6 महीने 1-1 साल तक अच्छा आराम रहता है, पर उनके रिजल्ट वेरिएबल है। किसी को बहुत अच्छा आराम आता है, किसी को थोड़ा कम आराम आता है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। उसके अलावा एक सर्जरी आती है हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी, HTO। जब घुटने का घिसार थोड़ा बढ़ता है तो घुटने थोड़े अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं, और हमारा जो बॉडी का हमारा अलाइनमेंट देखे तो जो वेट बेरिंग एक्सेस है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ से पास हो रहा होता है। अगर सिर्फ अंदर की तरफ पेन है, हमारे अंदर के कंपार्टमेंट में ही घिसार है, बाहर के कंपार्टमेंट में और एंटीरियर कंपार्टमेंट में अगर जॉइंट ठीक है, तो उसमें अर्ली एजेस में 50s में 60 अर्ली 50s में और 60 से पहले पहले हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी का ऑप्शन रहता है। उसमें बोन का फ्रैक्चर करके उसका अलाइनमेंट ऐसा चेंज करते हैं कि जो वेट बेरिंग है वो नॉर्मल पार्ट ऑफ नी जॉइंट से पास हो, तो पेशेंट को पेन में रिलीफ हो जाता है, काफी साल तक उससे रिलीफ रहता है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट। उसमें घुटने का सिर्फ एक कंपार्टमेंट ही चेंज करते हैं, जैसे अंदर वाला कंपार्टमेंट ही इन्वॉल्व हुआ है तो वो चेंज कर देते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। पर वो HTO और जो यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट है, हेमी रिप्लेसमेंट, उनका रोल सेलेक्टेड पेशेंट में अच्छा है। उसमें पेशेंट सिलेक्शन बहुत जरूरी है, सेलेक्टेड पेशेंट्स में उनके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। एडवांस स्टेज में ग्रेड 3 ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो गया है पेशेंट को, और पेशेंट की तकलीफ बहुत ज्यादा है, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है, टॉयलेट बाथरूम में नहीं जा पाते हैं, और लाइफ पेशेंट को ऐसा लगता है मेरी लाइफ ही बदल गई है, उस स्टेज में फिर एक एडवांस स्टेजेस में टोटल नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, टोटल नी रिप्लेसमेंट मतलब पूरे घुटने को रिप्लेस कर देना। उसमें जो ऊपर वाली हड्डी है फीमर और नीचे वाली हड्डी है टिबिया, उसकी जो कार्टिलेज घिस चुकी है वो हम पूरा निकाल के उसकी जगह इम्प्लांट डालते हैं, प्रोस्थेसिस, नी प्रोस्थेसिस। तो बेसिकली जो डिजीज्ड पार्ट है वो पूरा निकाल के उसे एक आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, और पेशेंट को इसकी वजह से पेन रिलीफ होता है। व्हेन इंडिकेटेड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी, और पेशेंट को बहुत फायदा होता है इससे। अब हम कुछ फिजियोथेरेपी की बातें करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करने से नी हेल्थ में फायदा होता है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो अर्ली स्टेजेस हैं उनमें आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको एक वॉलंटियर पे वो एक्सरसाइजेस करके बताऊंगा। लेट्स गो अहेड फॉर दैट। ठीक है, आपको अब कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं और जिसमें मिनिमल असिस्टेंस चाहिए होता है। इन आइडियल सिनेरियो इट इज गुड कि आप एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके उनसे ये एक्सरसाइज सीखें, और उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स होते हैं और उनका भी यूज करें। तो बट घर पे जो आप चीजें कर सकते हैं आपको बताता हूँ। पहली एक्सरसाइज जो है वो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। ये जो हमारी घुटने की आगे की मसल है उसे हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं। उस मसल की स्ट्रेंथ घुटने की हेल्थ के लिए जरूरी है। उसमें
घुटने के नीचे आपको या तो कोई टॉवल रोल करना है या कोई छोटा पिलो रखना है। अब यहाँ पे आप समझिए कि मेरा हाथ टॉवल या पिलो है, मैंने अपना हाथ ये घुटने के नीचे रखा। अब आपको अपने घुटने को टाइट करके मेरे हाथ को दबाना है और ये पंजा पीछे खींचना है, ठीक है। और फिर 1 to 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला छोड़ना है, ठीक है। फिर टाइट करो, अच्छे से टाइट करो, पूरा अच्छे से स्ट्रेंथ लगानी है। पंजा पीछे खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला छोड़ो। इस एक्सरसाइज को क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। ये एक्सरसाइज सुबह शाम रात एटलीस्ट 50 सेट्स करने चाहिए। जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। दूसरी एक्सरसाइज जो है उसके लिए उल्टा लेटना है, आप उल्टे लेट जाइए, ठीक है। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो नी की मूवमेंट के लिए और जो पीछे मसल होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए है। उसमें घुटना आपको धीरे धीरे मोड़ना है जितना आप मोड़ पाओ और फिर बाद में धीरे धीरे सीधा कर देना है। ये भी दोनों घुटने में करना है और आप मान के चलिए 50 सेट्स दिन में 3 से 4 बार करें तो इट विल बी गुड। और जब ऑस्टियोआर्थराइटिस में धीरे धीरे मूवमेंट कम हो जाती है तो हो सकता है कि मूवमेंट एक्सट्रीम ऑफ मूवमेंट आपको पेन हो, तो आपको धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि आपकी मूवमेंट थोड़ी और बढ़े, पिछली बार से थोड़ी और बढ़े। बहुत ज्यादा जोर लगा के पेन झेलने की जरूरत नहीं है, बट डे बाय डे आपको मूवमेंट एक्स्ट्रा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज में आपको एक बेड में या चेयर के एज पे बैठना है और दोनों पैर नीचे हैंग करने हैं एंड फिर घुटना आपको सीधा करना है। अपना घुटना स्ट्रेट करिए, पूरा स्ट्रेट करिए, पंजा पीछे खींचिए, फिर आपको 10 सेकंड तक ऐसे रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा छोड़ो, मोड़ो। अब ये सीधा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा छोड़ो, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप ये भी अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो इससे आपको काफी फर्क पड़ना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, पेशेंट्स इन्हें 1-2 हफ्ते करके छोड़ देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इन एक्सरसाइजेस का लॉन्ग टर्म फर्क पड़ता है। इनफैक्ट ये आपको रेगुलर बेसिस पे करनी ही चाहिए, छोड़नी ही नहीं चाहिए, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। इनफैक्ट ये एक्सरसाइजेस आपको आपका जो ऑपरेशन हो जाएगा घुटने का रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, उसके बाद भी ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है रिहैबिलिटेशन के लिए और आपके सर्जरी के सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो चाहे सर्जरी करा रहे हो या सर्जरी ना करा रहे हो, these exercises are important और इनको नहीं छोड़ना चाहिए इनको। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो उनके पास कई सारे और तरीके होते हैं जो कि मशीन रिलेटेड होते हैं। मशीन इनके लिए चाहिए होती है शॉर्ट वेव डायथर्मी, ट्रांस इलेक्ट्रिक क्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन, टेंस थेरेपी एंड लोकल अल्ट्रासोनिक्स। तो आई वुड एडवाइज कि आप ये एक्सरसाइज बेशक घर पे करें, पर आपकी अगर तकलीफ है तो आपको डेफिनेटली एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प सीख करनी चाहिए, बिकॉज वो आपको ट्रेन करेंगे तो आपका जो कंप्लायंस जो है वो चेक रहेगा और आप ज्यादा ध्यान दे पाएंगे इस चीज, ठीक है।